चलो बात है हम लोग सिंपलेस्ट पार्ट में एकदम, ऑलरेडी तुमने किया होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स? ये तो पता होना चाहिए यार. डू यू गाइज रियलाइज दैट यू आर इन नाउ इन द ट्रांजिट बिटवीन द सेकेंड लास्ट एंड लास्ट लैब? अभी क्या सितंबर चालू है, बस टाइम ही बहुत कम बचा है पढ़ने का. समझ लो यू आर मूविंग टूवर्ड द लास्ट लैप नाउ. इतना तो पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है. कंजर्वेटिव फोर्स नहीं मालूम होगा तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आगे. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंजर्वेटिव फोर्स? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच वी अप्लाई टू डू वर्क, आइदर अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? What is the meaning of word conservative force? Sorry? Force? But so conservative force बोलते हैं stupid. Force conserve हो रहा है, equal and opposite. ये कहाँ पढ़ा तूने? Conservative force नहीं मालूम? Laws of motion में किया होगा. Conservative force के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे laws of motion के? Laws of motion है, mechanical properties of fluids है, सब में conservative force का कॉन्सेप्ट लगता है. रोटेशनल डायनेमिक्स में लगता है कंजर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे. देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 11th में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी लोगों को. पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सपोज मुझे एक ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, तो ऑब्वियसली आई नीड टू डू वर्क. लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से. नाउ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आई कैन टेक द ऑब्जेक्ट इन मेनी पाथ्स. एक बात ये हो गया स्ट्रेट, मैं एक ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, इसमें भी वर्क डन होगा, इसमें ऐसे भी लेके जा सकता हूँ, इसमें भी क्या होगा, वर्क डन होगा. लेट्स कॉल दिस एज W1, W2 एंड W3. इफ वर्क डन इज सेम इन ऑल केसेस, वर्क डन क्या हो रहा है, same in all cases, then we call that the work done by a force will be what, a conservative force. याद करो conservative force का मतलब क्या होता है, work done by the force which is independent of the path taken. path पे depend वो नहीं करेगा, वो कैसे भी लेके जाओ उसको, work done हमेशा क्या हो रहा है, same हो रहा है. इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, तुमने शायद किया होगा पहले, कि सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉक को रख रहा हूँ ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये बी और सी, मुझे ब्लॉक को पहुंचाना है ए से सी. नाउ फ्रॉम ए टू सी आई हैव टू पाथ्स, आइदर आई कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम ए टू सी और आई कैन टेक ए टू बी एंड बी टू सी. अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कार्ड कर दूँ तो यहाँ पे वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी एंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी क्या होगा, हमेशा सेम होगा. मैथमेटिकली करके देख लो, समझ में आ रहा है क्या बोलूँ. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जिसमें द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पाथ टेकन. पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगी, जो डिपेंड करेगा. एग्जांपल क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स से अगर काम करोगे तो हमेशा एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको रिकवर कर सकते हो क्या. तो हर पाथ में जब तुम काम करोगे तो वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा. उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो इसी पे डिपेंड करता है. वी हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Energy possessed by the body due to its position. और एक टाइप की और होती थी, तुमको है सिलेबस में वो, हाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. मतलब क्या होता है, चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन. क्या होगा, चेंज. अगर बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है तब भी वो एक एनर्जी प्रोसेस करेगा. क्या बोलेंगे उसको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो द एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और द चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. उसके दो टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक. हमको पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh. क्या होता है, ये कैसे डिराइव किया, किसी को याद है डेरिवेशन? ये तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है अभी 12th की. ये डिराइव कैसे किया है,
सपोज यहाँ पे इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है, ठीक है, इसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे की तरफ एक्ट होगा, ये इसका वेट होगा, इसका वेट क्या बोलेंगे हम लोग, mg, ठीक है। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने अभी एक्चुअली बताया था इनडायरेक्टली। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे अभी राइट नाउ ये मास ऑफ ब्लॉक m रखा हुआ है सरफेस में, उसका वेट कहाँ पे, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर मेरा ये सपोज रेफरेंस हाइट हो गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ u1 इज व्हाट, 0। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को मैं कुछ हाइट m पे रख, हाइट h पे रख दिया इसको फ्रॉम दिस सरफेस, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, mgh। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलूँगा वर्क डन यहाँ पे क्या चेंज हुई है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, u2 माइनस u1। तो ये हो जाएगा u2 माइनस u1। u2 की वैल्यू कितनी है, mgh, और u1 की वैल्यू कितनी है, 0। अच्छा, वर्क डन भी तो किया ना मैंने यहाँ पे वर्क डन किसके अगेंस्ट किया मैंने, अगेंस्ट कॉन्जर्वेटिव फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैंने वर्क डन किया, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे, ऊपर की तरफ है। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg, मतलब मैं f लिख सकता हूँ उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स f होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा भाई, h होगा। कितना होगा, h होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि वर्क डन यहाँ पे क्या है, माइनस डेल्टा यू। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वर्क डन नेगेटिव है तो क्या हो गया, ये वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये जो मैंने लिखा है बोर्ड में, ये स्टेटमेंट भी तुमने पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन में। इसका मतलब होता है कि वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका, वर्क डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने अगेंस्ट किया ना वर्क डन, इसको ऊपर लेके गया मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही थी, मैं इसको ऊपर लेके गया। सो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तुमको याद रखना है, ये लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा चीज़। अच्छा, इसका उल्टा करते हैं अब। तो सपोज अगर मैं ब्लॉक को ऊपर से नीचे लेके आता तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, अगेंस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। भाई ऊपर mgh था, अब नीचे 0 हो गई। चेंज इन पोटेंशियल कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो 0 माइनस mgh कितना हो गया, माइनस mgh हो गया। समझ में आ रहा है। तो या तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लिखो, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव वर्क डन। ये दोनों सेम ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हमको आगे बिल्ड करना है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सपोज ये पेन है, इसका मास m है, इसको मैंने रख दिया इस बेंच पे, और ये बेंच मैंने ले ली एक रेफरेंस हाइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, क्योंकि इसकी हाइट 0 है। लेकिन अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ दिस क्लासरूम, तो इसकी पोटेंशियल 0 होगी क्या, कुछ हो जाएगी ना, mgh हो जाएगी कुछ हाइट पे। अच्छा, अब इसको मैंने फ्लोर पे रख दिया तो फिर से पोटेंशियल कितनी हो गई, 0। लेकिन अगर मैं इसकी निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोरिंग ऑफ दिस बिल्डिंग, तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, mgh। फिर मैंने फ्लोर के नीचे रख दिया, ग्राउंड फ्लोर पे रख दिया मैंने, तब भी अगर मैं उसकी पोटेंशियल निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, तो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कुछ आ जाएगी। इसका मतलब ये कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइन नहीं होता है, वो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से लिया जाएगा। देयर इज नो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। जैसे अगर सपोज उसको मैंने सेंटर ऑफ अर्थ में ले लिया, तो अब उसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी। अब उसको मैं किससे कंपेयर कर सकता हूँ भाई, अगर वो किसी डिस्टेंस में होगा कोई आसपास की कोई हेवनली बॉडी से, तो उसकी पोटेंशियल 0 होगी क्या, नहीं होगी पोटेंशियल 0। वैसे ही वो जाते जाएगा, हेवनली बॉडीज हो गई, फिर तुम सिस्टम ले लो, पूरा गैलेक्सी ले लो, और इस तरीके से बाहर जाते जाओ, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बॉडी पे होगी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है। तो हमको हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस हाइट, हमको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, उसी से हम कंपेयर करेंगे किसको,
पोटेंशियल एनर्जी को। तो अब हमको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट होगा और उसको मैं हमेशा कहाँ रख रहा हूँ, सरफेस ऑफ अर्थ पे रख रहा हूँ। कहाँ रख रहा हूँ, सरफेस ऑफ अर्थ में। तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहा हूँ क्या? Am I calculating potential energy only for that object? No, I am calculating potential energy for the system. सिस्टम में दो बॉडीज कौन सी हो गई, एक तो जो ऑब्जेक्ट रखा है मैंने और दूसरा क्या हो गया, अर्थ हो गया। मैंने सिस्टम का क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो गिव द हेडिंग नाउ नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पे मैंने इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया हुआ, ऐसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है मैंने इस तरीके से, स्मॉल एम। अर्थ का मास होगा कैपिटल एम, ये तुम्हारा सेंटर। तो ये पूरा एक सिस्टम होगा जिसमें एक स्मॉल एम है और एक मास ऑफ अर्थ है एम। अब इनके पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिस्टम की हमको निकालनी है। ठीक है, इसको मैं सपोज यहाँ से यहाँ तक लेके गया मैं, ये इसकी कुछ होगी इनिशियल हाइट, ये इसकी कुछ होगी फाइनल हाइट। मेरे को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कांस्टेंट होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, चेंज होगी ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें लास्ट में कहा था, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है ना, डिस्टेंस चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, मतलब फोर्स ऑफ वेरिएबल हो गई। क्या हो गई, वेरिएबल हो गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ तो क्या एम आई डूइंग सम वर्क? ऑफ कोर्स आई एम डूइंग सम वर्क। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से छोटा सा एक एलिमेंटल इस तरीके से एक मैंने डिस्टेंस काट लिया डी आर का, डी आर तक मैं लेके गया उसको, तो कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, हाँ फोर्स का डायरेक्शन क्या है भाई, अर्थ खींच रहा है ना मास हमको नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। मैं यहाँ पे एफ लिख रहा हूँ जी, एफ जी का मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और कितना डिस्टेंस मूव किया वो, डी आर। तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा होगा, डी डब्ल्यू होगा। करेक्ट है। अच्छा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दोनों के बीच में, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एफ जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जी m1 के बदले कैपिटल एम ले लो, m2 के बदले क्या ले लो, स्मॉल एम, और डिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने मेजर किया डिस्टेंस, कहाँ से मेजर किया मैंने, सेंटर ऑफ अर्थ से। कहाँ से मेजर किया है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके वहाँ तक, वहाँ मैंने डिस्टेंस मेजर किया है। तो कहने से पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऊपर की तरफ हो जाएगा, यस और नो, इस तरीके से। पोजीशन वेक्टर कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। मैंने यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अभी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू विल बिकम इक्वल टू माइनस, अंदर कितना आ जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस साइन निकल गया। अब मैं इंटीग्रेट करूँगा, क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेट की लिमिट्स क्या होगी भाई, इनिशियल से लेके फाइनल, वहीं तक निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करूँगा, क्या क्या कॉमन आ जाएगा बाहर, जो कांस्टेंट है भाई, कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम, ये सब कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा। ये अंदर क्या बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल किया जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके निकालूंगा तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, ये जो वर्क डन हुआ है वो किस में हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। किस में हुआ है, चेंज इन, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन देगा किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आ रहा है मैं क्या लाऊँ, ये खुद से इंटीग्रेट कर सकते हो, करो इंटीग्रेट और एक्सप्रेशन निकालो, और आर आई और आर एफ की वैल्यू डाल दो उस एक्सप्रेशन में। स्टार्ट। वर्क डन नेगेटिव हुआ है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। फाइनल एक्सप्रेशन कितना आएगा प्लीज़ वो बताओ फटाफट। महेश अब याद रखिएगा ना, कॉन्जर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब जनरल से जनरल सोल्यूशन तूने याद कर लिया। अब उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा कॉन्जर्वेटिव फोर्स का, कि वर्क डन बाय द फोर्स इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो होता है।
कितना आ रहा है आंसर? करेक्ट, 1/Ri माइनस 1/Rf। और ये भी तो बोल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m। हाँ, ये भी तो बोलना है। आया क्या? इंटीग्रेशन आता है क्या रे? आ गया आंसर? क्यों क्वेश्चन आया वो वाला उस दिन? आ गया आंसर ना? F इज इक्वल टू रूट टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी ना? फिनिश्ड। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन? फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारा? अच्छा, जो वर्क डन है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी ना, चेंज, वर्क डन। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? G कैपिटल M स्मॉल m ब्रैकेट 1/Ri माइनस 1/Rf। ये तुम्हारी हो गई इनिशियल पोजीशन, ये तुम्हारी हो गई फाइनल पोजीशन। ठीक है। अच्छा, अब कन्वीनियंटली मैं इनिशियल पोजीशन को चूज़ करूँगा। मेरे को चूज़ करना है ना, रेफरेंस मेरा होगा वो, राइट? तो सपोज ये अर्थ का ये सेंटर है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास स्मॉल m का। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा ये, बराबर है। मैंने चूज़ क्या किया? इनिशियल पॉइंट मैंने क्या चूज़ किया? सेंटर ऑफ अर्थ चूज़ किया। क्या किया? सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर सेंटर ऑफ ये अर्थ मेरा अगर रेफरेंस पॉइंट हो गया तो Ri की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी भाई। ये तो सेंटर ऑफ अर्थ मैंने चूज़ किया ना रेफरेंस पॉइंट, तो ये क्या हो गया? 0। और फाइनल पोजीशन कितनी हो गई भाई? कैपिटल बाय R आ गया, राइट? तो अगर मैंने कन्वीनियंटली चूज़ किया कि Ri क्या हो गया? 0, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, और Rf की वैल्यू कितनी हो गई भाई? R हो गई। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस भाई ये 0 हो गया ना पूरा टर्म, तो कितना हो जाएगा? माइनस Gm बाई स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ये तुम्हारा आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम सरफेस ऑफ अर्थ में रखोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करना है, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। दिस फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। ये कॉपी करो, नीचे एक नोट लिख लो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिफाइंड नहीं होगी, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस होगी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। ओके चलो अब एक डेरिवेशन दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करो, ये इजी है एकदम, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से। सेम है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मास ऑफ ऑब्जेक्ट m को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ एट हाइट h, लेके जा रहा हूँ एट हाइट h। तुमको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टार्ट, खुद से ट्राई करो, कम ऑन। क्या आएगा एक्सप्रेशन? पोटेंशियल एनर्जी, पहले मास ऑफ ऑब्जेक्ट m को रखा है सरफेस ऑफ अर्थ में, अब उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके गया एट हाइट h। अपने को ना है व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। स्टार्ट, निकालो खुद से। तो तुम्हारा डायग्राम कुछ चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब ये R हो जाएगा, अब तुमने कहाँ रख दिया? ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? h हो जाएगा, h डिस्टेंस पे रख दिया। अब तुमको निकालना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, निकालना है तुमको। चलो चलो बात मत करो फटाफट। अरे महेश, सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, इतना क्या डिफिकल्ट है? क्या आएगा एक्सप्रेशन? करेक्ट करेक्ट, यही आना चाहिए एक्सप्रेशन, दैट्स राइट। कितना आया वापस बताओ एक बार। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना, कितना आया ये? G कैपिटल M स्मॉल m ब्रैकेट h अपॉन R प्लस h इंटू R। करेक्ट, यही आना चाहिए एक्सप्रेशन। ये आएगा तुम्हारा क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है? ठीक है। अच्छा, हमको पता है व्हाट इज द वैल्यू टू कैलकुलेट, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? हाँ, Gm बाय R स्क्वायर। करेक्ट, स्मॉल g का वैल्यू होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। याद आ रहा है? ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था।
मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ gm के बदले, तो gm के बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ g इंटू आर स्क्वायर बराबर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू gm के बदले आ जाएगा g आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m ब्रैकेट h अपॉन r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो ये आर आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये, तो कितना आ जाएगा डेल्टा u विल बिकम इक्वल टू एम जी एच और यहाँ पे क्या बचेगा r अपॉन r प्लस एच। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला जो तुम स्कूल लेवल पे करते थे, डेल्टा u इज इक्वल टू एम जी एच करके। अब मुझे बताओ, अगर ये हाइट इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट बहुत ही छोटी है, तो ये r प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, r के, r क्या हो जाएगा कैंसिल, तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा एम जी एच जो हम यूज़ करते थे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आज h की वैल्यू r से बहुत ही छोटी है, वेरी वेरी नेग्लिजिबल, तो ये पूरा टर्म डिस्कार्ड हो जाएगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा डेल्टा u इज इक्वल टू एम जी एच। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम का कनेक्शन विद द फॉर्मूला एम जी एच। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सीटी में तो क्वेश्चन भी आए हुए इसमें। तो यहाँ पे खाली नोट लिख देना नीचे कि इफ़ h इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू r, तो ये पूरा टर्म डिस्कार्ड हो जाएगा, डेल्टा u विल बिकम इक्वल टू एम जी एच। तो तुमने याद करो, तुमने स्कूल लेवल पे वही न्यूमेरिकल्स किए जिसमें तुम्हारी हाइट होती थी 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, वो हमेशा रेडियस के कंपेरिजन में क्या होगी, नेग्लिजिबल, तो तुम्हारा फॉर्मूला हमेशा आता था एम जी एच। डन। चलो अगला कॉन्सेप्ट, अब ऑफकोर्स तुमने अगला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा ही हुआ है, ये तो शायद मैंने ही पढ़ाया था तुम लोगों को। कैन यू रिकॉल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, करवाया था मैंने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का क्या मतलब होता है, आईसीएसई वालों ने तो स्कूल में भी किया है इस चीज़ को, बहुत 1-2 साल किया है, 9 में भी किया है, 10th में भी किया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब क्या, पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तुमने करंट की दी हुई है ना, हाँ, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, याद आ रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, उसको हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद करो, हमने कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट किया था, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू प्लस का, इन्फिनिटी में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू का, इसको बोलते थे टेस्ट चार्ज, बहुत ही छोटे मैग्नेट का चार्ज है। कहाँ रखा है इसको, इन्फिनिटी पे रखा है, इसको मुझे यहाँ पे लेके यहाँ पे डालना है, पॉइंट ए पे मुझे डालना है, और सपोज इसको ले लेते हैं पॉइंट बी, कहीं इन्फिनिटी पे, मेरे को यहाँ से यहाँ इस चार्ज को रखना है। डू यू थिंक इट विल बी ईजी टू कीप दिस चार्ज नेक्स्ट टू प्लस क्यू? नो। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। टू डू दैट आई नीड टू डू सम वर्क, मैं वर्क डन करूँगा इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, याद आ रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट पे होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता था, वी ए, चार्ज कहाँ से आ रहा है, बी से ए आ रहा है ना, चार्ज कहाँ से आ रहा है, बी से ए आ रहा है। याद करो, चार्ज जिस टर्मिनल से चालू होता है वो हमेशा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। क्या होता है, तो ए और बी में कौन सा पोटेंशियल हायर होगा, भाई ए हायर होगा। तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू वॉट, वर्क डन। ये वर्क डन हो रहा है इन मूविंग का चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। इस चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, वी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0। भाई पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वी ए का फॉर्मूला क्या आ गया, W बाय Q। क्या आ गया, W बाय Q आ गया। समझ में आ रहा है, ये हमने क्या था, इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब देखो ध्यान से, ये भी तुमने किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, प्लस Q करके चार्ज है, इस पॉइंट का डिस्टेंस सपोज दिया हुआ है लोग ने स्मॉल r, हमको निकालना है पॉइंट P में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे आई एम श्योर। क्या होता था इसका फॉर्मूला, के क्यू बाय आर। क्या होता था, के क्यू बाय आर, यही तो होता था फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बाय आर। के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है, ये सब तुमने किया हुआ है, करेक्ट है ना, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने ये कॉन्सेप्ट भी किया होगा, सपोज एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ओ, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ए पे, इसका डिस्टेंस सपोज दिया है, कितना लिया लोग ने, लेट्स से दिया हुआ है लोग ने r1। अब मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे रखना है एक चार्ज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक
वर्क डन करना पड़ेगा। लेट्स से इस डिस्टेंस को कितना ले लेते हैं, R2। तो यहां से यहां जब मैं चार्ज लेके आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वर्क डन। यहां पे वर्क डन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में होगा चेंज, किस में होगा, कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होगा यहाँ पे वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना, ए से बी में लेके आ रहा हूं मैं, तो वर्क डन हो रहा है कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। याद आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, K Q1 Q2 अपॉन R। R स्क्वायर क्यू भाई, R स्क्वायर करेगा तो कूलम लॉ हो जाएगा। वो क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R। याद आ रहा है, इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको ध्यान से देखो, K Q1 बाय R को दिख रहा है यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका कर रहा है, तो कहने से V विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, U बाय Q। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सब तुमको क्यों बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा पढ़ाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं तुमको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी। समझ में आ रहा है, ये तुमने सब पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ये सेम चीज़ें हम ट्रांसलेट करते हैं किसमें, हमारे फॉर्मूला में। पोटेंशियल एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने किया ना, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R निकाला हम लोग ने यहाँ पे। इसको ध्यान से देखो, G M बाई R, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे इसको। मुझे बताओ ये फॉर्मूला को देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, दैट्स इट। क्या वो स्मॉल m पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कि तुम कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ में रख दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा उसका फॉर्मूला होगा माइनस G/m बाय R। क्लियर है, तो प्लीज़ मार्क करो उसको फटाफट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फटाफट। सॉरी, हाँ इसकी वैल्यू होगी, दी तो नहीं है लेकिन निकाल सकते हो, क्योंकि G की वैल्यू 6.67 10⁻11, मास ऑफ अर्थ होता है 5.4 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। निकल जाएगा वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, दी तो नहीं है तो याद भी नहीं करनी, मतलब फिनिश्ड। तो इन जनरल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, माइनस G/m1 m2 अपॉन R, यही होगा ना फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, पहले मैं क्या लूँगा, G/m1 बाय R, G/m1 अपॉन R ले लूँगा, तो ये किसका पोटेंशियल हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू मास m1। फिर अगर मैं G/m2 और R ले लूँगा तो ये किसका हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू मास m2। तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G/m1 अपॉन R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G/m2 बाय R। इसका अलग अलग मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल ड्यू टू मास m1, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल ड्यू टू मास m2। समझ में आ रहा है, ये भी एक मार्क कर लो। इस पे कुछ क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए लेकिन ये पता होना चाहिए अपने को, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ किया हुआ है कॉन्सेप्ट। चलो फटाफट फटाफट कंप्लीट करेंगे टॉपिक आज। चलो ले लो, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ले लो एक बार वो भी क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ले लो। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन, it is defined as work done, it is defined as work done। और वहाँ पे कैसे डिफाइन करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना। यहाँ पे डिफाइन करेंगे वर्क डन, ब्रैकेट में लिखो, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे चार्ज के बदले क्या लेंगे हम लोग, मास, बस इतना डिफरेंस आएगा। वर्क डन ब्रैकेट में लिखो और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। तो मुझे बता दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ क्या हो जाएगी,
मास पर मीटर, केजी पर मीटर। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। मैं तुमको अभी फॉर्मूला बताया है, ग्रेविटेशनल मोशन का फॉर्मूला होगा वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। वर्क के यूनिट क्या होती है? जूल। मास के यूनिट क्या होती है? केजी। जूल पर केजी नहीं होगी इसके यूनिट। तुम लोग मतलब खत्म हो गया दिमाग तुम लोगों का। मास पर मीटर बोल रहे हो, ये यूनिट क्या होगी? मास पर मीटर। मास तो क्वांटिटी है भाई, यूनिट थोड़ी ना है। फिनिश्ड। तो अब अगर तुमको यूनिट मालूम पड़ेगा तो तुम डायमेंशंस निकाल सकते हो। डायमेंशंस निकाल लो। फिर नेक्स्ट पार्ट, डायमेंशन निकालने आता है कि नहीं महेश? बेटा डायमेंशन तो निकाल के दिखा दे। जूल पर केजी है ना। अब जूल की डायमेंशन तुझे याद हो जाना चाहिए था अब तक। जूल की जीवन भर याद रख अब तू। वर्क की क्या होती डायमेंशंस? m1 l स्क्वायर t रेज टू -2 डिवाइड बाई केजी, मतलब m1 हो गया। तो m1 क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या? l स्क्वायर t रेज टू -2 आर द डायमेंशंस। अगर तुमको ये भी टफ लग रहा है तो आई कांट हेल्प यू मोर देन दिस। समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? डायमेंशन समझ में आता है ना? वर्क की क्या होती है डायमेंशंस? एल स्क्वायर m1 t रेज टू -2। भाई वर्क डन क्या होता है? जूल होता है ना। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। मीटर स्क्वायर मतलब l/2, kg मतलब m/1 और पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t/-2 डिवाइड बाय m1 क्योंकि पर kg है। m1 क्या हो गया? कैंसिल। तो l स्क्वायर t/-2 डायमेंशंस। नहीं आया ये भी? आया। हाँ चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है और टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड्स आफ्टर गोइंग टू अ सर्टेन हाइट इट ऑलवेज रिटर्न्स बैक? व्हाई? Earth's gravitational pull. But is there a possibility where an object is thrown with such a high speed that it never returns back to the surface of Earth? Yes. रॉकेट लॉन्चर वैसे ही होता है ना, रॉकेट लॉन्च होता है आगे तो वो जो वेलोसिटी से अगर तुमने फेंका और अगर वो बाहर चला गया, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चली गई, उसको हम लोग बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? स्केप वेलोसिटी। उस स्केप वेलोसिटी उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर सेकेंड से फेंका सरफेस ऑफ अर्थ से, कहीं से भी सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वो अर्थ में वापस कभी नहीं आएगा, वो बाहर निकल जाएगा। हमारे अर्थ की जो ऑर्बिट है उससे क्या होएगा? वो बाहर निकल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केप वेलोसिटी बोलते हैं उसको। क्लियर है? तो टेक डाउन नेक्स्ट, व्हाट इज स्केप वेलोसिटी? व्हाट इज स्केप वेलोसिटी? What is escape velocity? देखो, the minimum velocity with which a body should be thrown, the minimum velocity with which the body should be thrown vertically upwards, the minimum velocity with which the body should be thrown vertically upwards from the surface of Earth so that it escapes Earth's gravitational field, so that it escapes Earth's gravitational field Earth's gravitational field is called escape velocity. It's called escape velocity. अब हमको निकालना है इसका फॉर्मूला। escape velocity का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। अब ये कैसे करेंगे? अब सरफेस ऑफ अर्थ से तुम दे रहे हो, अज्यूम करो कि तुमने एक वेलोसिटी दी है जो किसके इक्वल है? escape velocity की। उसका एक्सप्रेशन कितना आएगा हमको वो निकालना है। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे तुमने इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो एक ऑब्जेक्ट को या बॉडी को। इसकी वेलोसिटी कितनी है? लेट्स से वी ई ले लेते हैं। वी ई का मतलब क्या होगा? escape velocity से फेंका तुमने ऊपर।
जब ये ऑब्जेक्ट या बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ में था तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी क्या इसके पास? ऑफ कोर्स रहेगी, है ना। कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ से हम ले रहे हैं ना, तो उसके क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और क्या होगी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी भी होगी। भाई मैं वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ ऊपर, तो उसके बाद दोनों एनर्जी होगी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सरफेस ऑफ अर्थ में ऑब्जेक्ट के पास दोनों एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो हम लोग उसको सेंटर ऑफ अर्थ से ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा r। अच्छा, अब हमको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? ये पढ़ा होगा, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर 4 होती है ना, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या होता है? इनफाइनाइट। उसका रेंज क्या होता है? इनफाइनाइट है। ग्रेविटेशनल फोर्स का तो इनफाइनाइट होगा ना भाई। यूनिवर्स के कोई भी दो कोने में रख दो ऑब्जेक्ट को, उसके बीच में भी क्या एग्जिस्ट होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, नेग्लिजिबल होगी, फन होगी। उसका रेंज क्या हो गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये कि ये ऑब्जेक्ट को अगर जाना है बाहर तो उसको कहाँ पहुंचना पड़ेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस में पहुंचना पड़ेगा। कहाँ पहुंचना पड़ेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस में पहुंचना पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं भाई इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका इसके वेलोसिटी से, ये ऊपर गया 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 कहीं ऊपर जाके ये इनफाइनाइट पे इन्फिनिटी में पहुंच गया ये। अब जैसे ही इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी ना भाई। रुक गया ना इन्फिनिटी में जाके, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा कहीं, राइट, या तो बाहर ही निकल गया वो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी वो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh ना। हाइट क्या हो गई अब? इनफाइनाइट हो गई, मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी क्या हो गई भाई? 0 ही हो गई ना। क्या हो गई? 0 हो गई भाई। इनफाइनाइट थोड़ी ना होगी, क्या हो गई वो भी? 0 हो गई। तो इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 0। क्या हो गई? 0। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी क्या बोलता है? टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी थी वहाँ पे भी टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए भाई। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा? हाफ mv² हाफ mv² होता है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होगा? mgh। अबे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो सिस्टम बात कर रहा है, अभी तो हमने निकाला था -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो यहाँ पे हो जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। भाई मास ऑफ अर्थ अभी भी क्या है? कैपिटल M है। इस बॉडी का मास कितना था अभी भी? स्मॉल m था वो, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी आई है? 0। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी क्या बोलता है? दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों को इक्वेट करो, कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाफ mv² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। इस टर्म को वहाँ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? हाफ mv² इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। स्मॉल m क्या हुआ? कैंसिल। अपने को क्या निकालना है? ve निकालना है ना। 2 को भी उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? ve इज इक्वल टू 2gm अपॉन r, और उसका क्या ले लो? रूट ले लो। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अब अगर तुम g की वैल्यू को डालोगे, कैपिटल M डालोगे, कैपिटल R डालोगे, तो तुमको वैल्यू कितनी आएगी पता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी सरफेस ऑफ अर्थ की। जब हम इन्फिनिटी तक जाते हैं तो जो बॉडी का मास है वो तो वेरिएबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पेस में तो ग्रेविटी लगता नहीं है, तो उस हिसाब से मास भी फ्लक्चुएट। अरे तू पागल हो गया। मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट भाई। मास वेरिएबल पता है कब होगा? व्हेन इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग नियर द स्पीड ऑफ लाइट, तभी सिर्फ मास वेरिएबल होता है। मास तो कभी चेंज नहीं होगा भाई। तू इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल भी कर ले भाई, तब भी तेरा मास सेम रहेगा, मास नहीं चेंज होगा कभी। निकालो प्लीज ये फॉर्मूला, डिराइव करो। ये फॉर्मूला अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। तुम लोग ये संडे कौन सी एग्जाम है? ऑसिलेशन एंड सुपरपोजिशन है ना, यही संडे है ना। और क्या थ्योरी है कि एमसीक्यू है? दोनों। तुम लोग ने अभी कुछ थ्योरी पेपर दिया था ना, एक किसका दिया था? थर्मोडायनेमिक्स का दिया था एक थ्योरी पेपर अभी यहाँ पे। हाँ मिल गया पेपर। वो कितने आए? क्योंकि पर्ल के बैच में तो लोगों को सबको सिंगल डिजिट आया वहाँ पे, 1 2 4 5।
हमें को समझा नहीं, सबको केमिस्ट्री में भी सिंगल डिजिट, मैथ्स में भी सिंगल डिजिट, फिजिक्स में भी सिंगल डिजिट। और तुम लोग का करंट का भी पेपर हुआ था ना, थियरी का अभी, तो अब रिसेंट में कौन सा पेपर था? पहले था उसके। चलो डन, ओके। अच्छा देखो, एक ध्यान से देखो, क्या इसका एक सिंपल फॉर्मूला भी हो सकता है क्या भाई? इसके वेलोसिटी निकालने का एक तो फॉर्मूला है √2gm/r। क्या इसका कोई सिंप्लीफाइड वर्जन भी हो सकता है क्या? देखो वो हो सकता है। हम लोग को पता है gm किसके इक्वल होता है? gr² के, बराबर है ना? इसको यहाँ पे डाल दो, कितना हो जाएगा? ve = √2 gm के बदले कितना हो जाएगा? gr² अपॉन r। भाई r कैंसिल हो गया, कितना आ गया? ve = √2gr। ये और भी इजी हो गया फॉर्मूला। अब अपने को सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पता होना चाहिए। जी की वैल्यू अपने को पता ही होगी 9.8। ये वैल्यू डालोगे तब भी आंसर कितना आएगा? 11.2 km/s। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है चीज़? तो ये भी यूज़ हो सकता है आगे न्यूमेरिकल्स में। ये फॉर्मूला भी लिख लो, v = √2gr। फिनिश्ड। चलो अब नेक्स्ट आते हैं सैटेलाइट्स पे। सैटेलाइट तुमको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं ना। एक को बोलते हैं पोलार सैटेलाइट्स, जो पोल्स के पास लोअर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। एक होता है जियो स्टेशनरी, शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड जियो स्टेशनरी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होगा भाई? जिस स्पीड से अर्थ घूम रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, सैटेलाइट की स्पीड भी क्या होगी? सेम, रोटेशन, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो तुम अर्थ से देखोगे सैटेलाइट को, सैटेलाइट तुमको हमेशा क्या लगेगा? स्टेशनरी है, क्योंकि सेम स्पीड से घूम रहा है, सेम डायरेक्शन में घूम रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का क्या है पर्पस? इट हेल्प्स अस फॉर व्हाट? नेविगेशन। नेविगेशन है, जीपीएस सिस्टम, ये सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट्स का क्या फंक्शन है भाई? इट इज़ यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या यूज़ करते हैं हम लोग? पोलर सैटेलाइट्स। तो प्लीज़ अब ये भी ले लो, मुझे नहीं मालूम कितना आएगा एग्जाम में, आई डोंट नो ये एमसीक्यू में आ जाए थियरी में, तो ले लो प्लीज़। सैटेलाइट्स के बारे में ले लो, तो ले लो पहले एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द रोटेशन ऑफ अर्थ? 24 आवर्स। तो सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड क्या होगा? सेम 24 आवर्स ही होगा उसका। लिख लो, दे आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, टेलीफोन्स, navigation etc. नेक्स्ट ले लो पोलार सैटेलाइट्स। पोलार सैटेलाइट्स, पोलार सैटेलाइट्स ले लो। दे आर प्लेस्ड इन द लोअर ऑर्बिट्स। They are placed in lower polar orbits. In the lower polar orbits. Ranging from 500 kilometer. Ranging from 500 kilometer to 800 kilometer altitude. ये वैल्यूज़ याद रख लो प्लीज़, मुझे पता नहीं एमसीक्यू में कभी पूछ ले ये सब भी फालतू क्वेश्चन भी। रेंजिंग फ्रॉम 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। अच्छा 500 किलोमीटर में आ गया तो क्या जी की वैल्यू चेंज होगी क्या? ऑफ कोर्स चेंज होगी। मैंने बताया था 200 किलोमीटर के ऊपर जाएगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? सिग्निफिकेंटली चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। इसके ले लो यूजेस। इट इज़ यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग। इट इज़ यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग।
astronomical observations, study of solar radiations, etc. अच्छा, अब एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड पोलर सैटेलाइट्स में किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड पोलर सैटेलाइट में किसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा? जियो स्टेशनरी का। पोलर सैटेलाइट का क्या होगा? कम। क्यों कम होगा? स्पीड ज़्यादा होगा। हाँ, करेक्ट। रिमेंबर, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी की वैल्यू अगर कम होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पोलर सैटेलाइट्स में, हाँ, एक इसने ये भी वो भी सही बोला कि रेडियस भी क्या होगा? कम होगा सैटेलाइट्स का। रिमेंबर, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। टी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सॉरी, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमने किया था केप्लर्स लॉ में, करेक्ट है। तो जो पोलर सैटेलाइट होता है उसका टाइम पीरियड होता है 85 मिनट्स का। कितना होता है उसका? 85 मिनट्स का होता है। मतलब जितना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है एक टाइम पीरियड में, उतना वो 16 टाइम्स घूम जाता है। कितनी बार घूम जाता है? 16 टाइम्स घूम जाता है उतनी बार। और वो चाहिए हमको देखने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ले लो। अब सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, याद है तुमको बचपन में किसी ने बोला होगा दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। एक्चुअली रॉकेट साइंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। रॉकेट साइंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अब देखो कैसे मैं बताता हूँ कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी तुमको सबको मालूम पड़ेगा ना एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो क्या तुम अब रॉकेट बना के उड़ा सकते हो? खुद का रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो क्या खुद से? क्यों डिफिकल्ट है वो करना? क्या लगता है तुमको? क्या रीज़न होगा? देखो सिंपल रीज़न है। अगर सपोज मैं सर्फेस ऑफ अर्थ में बैठा हूँ, मेरे पास सारे टूल्स है, रिसोर्सेज है, मैंने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया विद हेल्प ऑफ अ रॉकेट। मैंने इसको दिया एस्केप वेलोसिटी कितनी? 11.2 से 11.2 जितनी दे दी, ठीक है। वो जाएगा ऊपर, लॉन्च होगा, डेफिनेटली सर्फेस ऑफ अर्थ से दूर जाएगा। और अब क्या होगा? 11.2 दे दी तो क्या हो जाएगा? वो हमारे अर्थ की जो ऑर्बिट है उसको भी फाड़ के क्या होगा? निकल जाएगा दूर। भाई हमको क्या चाहिए? अर्थ के पास में रहे, ऑर्बिट्स में रहे वो। इसकी वेलोसिटी अगर देखा तो क्या हो रहा है? वो अर्थ की ऑर्बिट से दूर निकल जा रहा है वो। समझ में आ रहा है? अच्छा, 11.2 से अगर मैं कम दे दूंगा तो वो ऊपर तक पहुंचेगा ही नहीं। उसको अर्थ ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगा? नीचे खींच लेगा, तो वो नीचे चले जाएगा। तो अब मुझे इस तरीके से लॉन्च करें ताकि सैटेलाइट है वो अर्थ के क्या रहे? ऑर्बिट में रहे। सोचो अभी कैसे करते होंगे? क्या दिमाग लगाया होगा साइंटिस्ट लोगों ने? क्या कर दिया होगा? स्पीड कम कर दिया होगा। कैसे स्पीड कम करेंगे? वो मास कैसे कम कर देंगे सैटेलाइट का? वो सैटेलाइट का मास नहीं होता बेटा, वो रॉकेट का मास होता है। हाँ, मैं सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो बोल रही है डिटैच होता है ना एक मास। हाँ, रॉकेट का मास कम हो रहा है, सैटेलाइट का मास नहीं कम हो रहा है। सैटेलाइट का मास वैसा ही है। हाँ, वो थ्रस्टर्स से क्या कर रहा है पता है तुमको? बेसिकली उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो कैसे हो रहा है, इसको विजुअलाइज करो। यहाँ से एक रॉकेट को लॉन्च किया, यहाँ तक गया वो। अच्छा, उसकी स्पीड है वो 11.2 से थोड़ी कम है। क्या है? थोड़ी कम है। तो हमको पूरा बाहर नहीं निकालना सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट को एक डिजायर्ड हाइट तक लेके गए सर्फेस ऑफ अर्थ से, एक ऑर्बिट के डिजायर्ड हाइट तक लेके गए 11.2 से कम देख के स्पीड। जैसे ही वहाँ पे पहुँच गया वो, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल से क्या किया? उसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज किया। क्या किया? उसको राइट एंगल कर दिया। क्या कर दिया? उसको राइट एंगल 90 डिग्री से घुमा दिया उसको इस तरीके से। अच्छा, जैसे ही राइट एंगल से घूम गया वो, अब यहाँ पे क्या दिया उसको? मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। क्या दी? ताकि ये अब अर्थ की क्या रहे? आसपास घूम सके। तो यहाँ पे 2 स्टेज पे हुआ। पहला ऊपर लॉन्च किया, फिर जैसे उसने बोला उसका मास कम किया। मास एक्चुअली सैटेलाइट का कम नहीं किया, रॉकेट का एक पार्ट क्या हो? डिटैच कर दिया। फिर उसको विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल क्या किया? उसको रोटेट किया। कितना? 90 डिग्री। ये तुम्हारे बुक में भी दिया है, रोटेटेड 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और फिर यहाँ पे उसको क्या दिया? एक वेलोसिटी दी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। उसको वेलोसिटी दी, ऐसी वेलोसिटी दी ताकि वो क्या करे? अर्थ के ऑर्बिट के आसपास घूम सके। ये 2 स्टेज रॉकेट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? 2 स्टेज रॉकेट। तो 2 स्टेज रॉकेट में ही हमारा सैटेलाइट क्या होता है? लॉन्च होता है। अभी हमने इंडिया ने रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च किए थे कुछ लास्ट 2 ईयर्स अगो, याद है कुछ?
100 के ऊपर कुछ सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए थे, सिर्फ इंडिया के नहीं थे, वो अमेरिका सबके हमने साथ में लॉन्च किए थे उनमें। तो ये सारे 2 स्टेज रॉकेट्स, आजकल तो क्या एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी, अब तो मल्टी स्टेज रॉकेट्स होने लग गए, मल्टी स्टेजेस होते हैं वहाँ पे, और भी एफिशिएंट हो गया है वो। तो तुम्हारी बुक के हिसाब से वही है कि पहला जाएगा ऊपर, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी वेलोसिटी, एक डिजायर्ड हाइट तक लेके जाएंगे ऑर्बिट तक, और फिर इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे 90 डिग्री, और फिर इसको क्या देंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देंगे, और ऐसी वेलोसिटी देंगे ताकि वो क्या रहे, ऑर्बिट के पास में रहे। अब देखो वेलोसिटी भी तुमको ऐसी देनी पड़ेगी ताकि वो क्या रहे, ऑर्बिट के आसपास घूमते रहे। अब इसमें 4 केसेस हैं, हमको 4 केसेस पढ़ना है कि वेलोसिटी ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, कम दोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दे दोगे तो क्या होगा, हमको वो चेक करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो ले लो नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स। प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट्स। It is a two-stage rocket. It is a two-stage rocket where initially satellite is launched with the help of a rocket. Initially, satellite is launched with the help of a rocket with the velocity less than escape velocity. With the velocity less than escape velocity. Less होगी पर बहुत less नहीं हो गया, nearly होगी, ताकि उसको लेके जाए हम ऊपर तक। कॉमा, the first stage of rocket is detached, एक डिटैच हो जाएगा वो। फिर लिखो सेकेंड स्टेज ऑफ द रॉकेट where it is turned by 90 डिग्री। हमारी बुक में दिया विद द हेल्प ऑफ अ रिमोट कंट्रोल, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 90 डिग्री एंड गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, सो दैट इट रिमेन्स इन द ऑर्बिट नियर द अर्थ, ओके। चलो तो अब देखते हैं 4 केसेस। पहला है इफ द वेलोसिटी, अच्छा अगर मैंने वेलोसिटी दे दी उसको लेस देन स्किप वेलोसिटी, तो क्या होगा, ऊपर तक जाएगा वो, लेकिन फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल होगी, वापस नीचे खींच लेगा वो, तो वो तो लॉन्च होगा ही नहीं। क्या होगा, वो लॉन्च होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं यहाँ पे, सपोज ये अर्थ है, छोटा सा डॉट बना रहा हूँ, ये तुम्हारा अर्थ है ये, ठीक है। यहाँ से कहीं मैंने लॉन्च किया, यहाँ से मैंने इसको लॉन्च किया तो यहाँ तक पहुँच गया वो। इस तरीके से इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VH, इसको बोलेंगे प्रोजेक्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे इस तरीके से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा इस तरीके से ये कैसे घूमेगा, पहले एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। कैसे घूमेगा वो, एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा वो, ठीक है। अच्छा एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा तो देखो एक प्रॉब्लम है सैटेलाइट का। क्या प्रॉब्लम होगा भाई, सैटेलाइट एक पोजीशन में अर्थ से बहुत नज़दीक आ जाएगा, ये समझ रहा हूँ, और एक पोजीशन से क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जब वो बहुत दूर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिजी। क्या बोलते हैं उसको, पेरिजी। पेरिजी कब होगा, नजदीक की दूर, नजदीक होगा। और अपोजी कब होगा, जब दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इमेजिन करते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूँ। तो पहले जब मैंने इसको लॉन्च किया, यहाँ पे इस तरीके से बना रहा हूँ मैं अर्थ को, तो ये पॉइंट, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं। तो कहने से पॉइंट पी राइट नाउ व्हाट, अपोजी। क्या है पॉइंट पी, अपोजी फ्रॉम अर्थ है। इसको मैंने वेलोसिटी दी, तो ये पहले कैसे घुमा, ये एलिप्टिकल पाथ में घुमा। कैसे घुमा, एलिप्टिकल पाथ में घुमा। अब मैं चाहता हूँ कि जो सैटेलाइट है ये अर्थ के एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। यही हमारे डिजायर्ड है। हमको चाहिए कि कैसे घूमे वो, प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट। क्यों चाहिए हमको प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में, पहले तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी, प्रेडिक्टेबल होगा, रिपीटेटिव हो जाएगा उसका मोशन भी, उसका टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं इजीली। तो हमको क्या चाहिए, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। तो अगर तुम चाहते हो कि अगर सैटेलाइट घूमे अर्थ के आसपास इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसमें जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रिटिकल। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है इट्स अ वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट वेयर द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट। कैसे घूमना चाहिए उसको, सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये अगर उसको मैंने दे दिया सपोज, तो सपोज ये घूम रहा है इस तरीके से। कैसे घूम रहा है, ये प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये कब होगा, जब VH की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। इसमें वो प्रॉपरली एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा अराउंड द अर्थ। ये हमको डिजायर चाहिए, यही हमको चाहिए, हमारा सैटेलाइट घूमना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अब देखो क्या होगा, अगर मैंने वेलोसिटी दे दी मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो अब क्या होगा, मैंने वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा दे दी, तो क्या हो जाएगा, वो बाहर मतलब घूमेगा, अभी भी घूमेगा। देखो कैसे घूमेगा, ये अभी भी घूमेगा इस तरीके से, लेकिन अभी कैसे घूमेगा हाल में, फिर से ये एलिप्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फिर से एलिप्टिकल। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, पेरिजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पेरिजी। और ये क्या हो जाएगा, अपोजी हो जाएगा। ये कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है चीज़, ठीक है। अच्छा अब इसकी वेलोसिटी किससे कम है, इसकी वेलोसिटी किससे कम होगी, VH इज ग्रेटर देन VC राइट। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा VH इज ग्रेटर देन VC, VH इज ग्रेटर देन VC, लेकिन लेस देन किससे है, अभी भी इसके वेलोसिटी से कम है। वो क्या है, इसके वेलोसिटी कम है। अब अगर सपोज मैंने इस सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो अब क्या होगा भाई, सिस्टम के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा वो, है ना, बाहर निकल जाएगा। तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक, इस तरीके से चले जाएगा बाहर, बाहर निकल जाएगा सिस्टम के। वो सैटेलाइट रहेगा ही नहीं अर्थ के ऑर्बिट में, कहीं बाहर निकल जाएगा। और अगर मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई, ज़्यादा इक्वल नहीं, क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट पाथ में क्या आएगा, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। इसका बोलते हैं, इसका जो ट्रैजेक्टरी होती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइपरबोला। क्या हो जाएगी, वो हाइपरबोला हो जाएगी। तो तुमको 4 ट्रैजेक्टरी याद रखनी है। पहला, अगर VH की वैल्यू VC है तो वो कैसे घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर VH की वैल्यू VC से ज़्यादा हो गई तो कैसे घूमेगा, एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा। अगर VH की वैल्यू V की जितनी हो गई तो कैसे घूमेगा, पैराबोलिक। और अगर VH की वैल्यू V से ज़्यादा हो गई तो वो क्या होगा, हाइपरबोला। अपने को ये 4 चीज़ें याद रखनी है। और अपने डिजायर्ड क्या है, अपना चाहते हैं कि अपना सैटेलाइट कैसे घूमे, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो प्लीज़ टेक डाउन फर्स्ट, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले क्वेश्चन ले लो, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो, the horizontal velocity of projection, the horizontal velocity of projection, the horizontal velocity of projection that must be given to a satellite, the horizontal velocity of projection that must be given to a satellite at a certain height, that must be given to a satellite at a certain height, so that कैसे घूम सकता है वो,
so that it can revolve in circular orbit, so that it can revolve in circular orbit, so that it can revolve around circular orbit, so that it can revolve in circular orbit around the earth, around the earth, around the earth, is called critical velocity, is called critical velocity, is called critical velocity, या इसको और एक नाम दिया है, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। सर VC है ना? VC सिंबल उसका होगा VC, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये केसेस चाहिए तो तुम बना सकते हो। पहला केस है जब VH की वैल्यू क्या है, VE से कम होगी, VC की वैल्यू क्या होगी, VH की वैल्यू क्या होगी, VC से कम होगी। तो उस केस दैट इज नॉट एन आइडियल केस। क्यों? क्योंकि अगर VH की वैल्यू VC से कम होगी तो भाई वो बहुत नज़दीक आ जाएगा अर्थ के नज़दीक आ जाएगा, मतलब उसके एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा। एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर रेजिस्टेंस से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कैसे होगा, एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी कम होती जाएगी तो बार बार वो उसका रेडियस भी क्या होगा, कम होता जाएगा और वो घुस जाएगा, स्पाइरल डाउन हो जाएगा अर्थ में। दैट इज़ नॉट आइडियल। अपने को चाहिए VH की वैल्यू VC होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सके। उसके बाद अगर VH की वैल्यू VC से ज़्यादा हो जाएगी और VE से कम है तो फिर से कैसे घूमेगा, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन यहाँ पे अब ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा उसका, ये क्या हो जाएगा उसका, पेरिजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरिजी हो जाएगा। उसके बाद अगर VH की वैल्यू VE से ज़्यादा हो गई तो वो कैसे घूमेगा, वो पैराबोलिक पाथ में निकल जाएगा वो बाहर। और अगर VH की वैल्यू VE से बड़ी हो गई तो वो कैसे घूमेगा, हाइपरबोला। तुमको ये याद रखना है 4। तो पहला केस है VH इज लेस देन VC। दूसरा केस है VH इज इक्वल टू VC। VC मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। तीसरा केस है व्हेन VH इज ग्रेटर देन VC बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी। फोर्थ केस है व्हेन VH इज इक्वल टू, ये वाला होगा व्हेन VH इज इक्वल टू VE एस्केप वेलोसिटी। और लास्ट वाला होगा व्हेन VH इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, वो हो जाएगा हाइपरबोला। तो पहला वाला केस व्हेन VH इज लेस देन VC, इसमें क्या होगा भाई, इसमें वो स्पाइरल डाउन हो जाएगा अर्थ में, सैटेलाइट हमारा चल नहीं पाएगा ठीक से, यस एलिप्टिकल पाथ होगा वहाँ पे। और यहाँ पे पॉइंट भी क्या हो जाएगा, पहले में हो जाएगा पेरिजी। हम लोग ने लास्ट टाइम केपलर्स लॉ में किया था ना हम लोग ने, वे सन इज द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो उसमें उन्होंने पढ़ा था ना एफिलियन एंड पेरिलियन क्या होता है। So this case is not desired। ये केस डिजायर्ड केस नहीं, सैटेलाइट नहीं घूम सकता उसमें ज़्यादा देर तक। सैटेलाइट चला जाएगा अर्थ में, घुस जाएगा अंदर, स्पाइरल डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। क्योंकि अगर वो अर्थ के एकदम नज़दीक होगा तो क्या होगा भैया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस रहा है वो, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगा मतलब एयर रेजिस्टेंस होगा ना, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर, एयर रेजिस्टेंस के तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस होगी तो उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, स्पाइरल डाउन जाके वो क्रैश हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। इसलिए सेकंड केस चाहिए VH इज इक्वल टू VC, जहाँ पे वो प्रॉपरली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा अराउंड अर्थ। अब हमको निकालना है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रिटिकल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमको वो निकालना है। चलो बना लिया हम लोग ने ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। अब लिखो एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ बेटर।
यहाँ पे अर्थ से लॉन्च किया मैंने, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। यहाँ पे कुछ हाइट h तक लेके गया मैं पहले रॉकेट को, इसको टर्न किया, इसको मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ वेलोसिटी दी उसको अंदर की तरफ ताकि घूमे ये, ठीक है। और मुझे बताओ ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब इसमें कौन सी फोर्स लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ लगेगी, वो टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी यहाँ पर, ठीक है। कौन प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। भाई अर्थ इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है ना, वही प्रोवाइड कर रहा है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, mv²/r, ठीक है ना, mv²/r। और ये कितनी स्पीड से चल रहा है, लेट्स से क्रिटिकल वेलोसिटी से चल रहा है ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सके, राइट। तो कितना हो जाएगा, mv, मैं नीचे c लिख रहा हूँ, c², रेडियस कितना हो जाएगा भाई इसका, r + h, कितना हो जाएगा, r + h द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, G कैपिटल M, मास ऑफ सैटेलाइट ले लेते हैं हम, स्मॉल m ले लेते हैं, कितना हो जाएगा कि G कैपिटल M अपॉन कितना हो जाएगा ये, R + h द R + h द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये R है, वो नीचे वो हाँ नहीं आएगा। खाली R + h आएगा ना, यहाँ पे खाली R + h आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R + h और ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक बचा, अपने को क्या निकालना है, VC निकालना है। तो VC² कितना हो जाएगा, VC² विल बिकम इक्वल टू, ये mm भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, GM अपॉन R + h। अपने को मालूम है अब GM की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, GR²। तो इसको डाल दो इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, VC² इज इक्वल टू GR² अपॉन कितना हो जाएगा, R + h। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, √ R बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, G/R + h। ये तुम्हारी आ गई क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई। अब अपने को G का वैल्यू हमेशा मालूम होगा, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, कितनी हाइट में लेके गए वो भी पता है, ठीक है। और मुझे बात बताओ, सपोज इफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ, वैसे ये h, if the satellite is revolving around the earth at a very close distance, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर h की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी मतलब r के कंपेरिजन में h क्या हो गया, नेग्लिजिबल, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, √G/r। तो इसको हम ले सकते हैं √r × √r, कैंसिल, कितना आ जाएगा ये, VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √G। ये कब होगा, व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू व्हाट, अर्थ। तो अब मुझे बताओ, अगर सरफेस ऑफ, बहुत ही क्लोज सरफेस ऑफ अर्थ से अगर मेरे को क्रिटिकल वेलोसिटी देनी है तो क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, √Gr, G की वैल्यू पता है, कैपिटल R की वैल्यू पता है, इससे हमको क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। पता है कितनी स्पीड आएगी इसको निकालेंगे तो, G की वैल्यू है 9.8, R की वैल्यू है 6400 किलोमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक इसकी वैल्यू कुछ आएगी क्लोज टू 8 km/s। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो होती है क्लोज टू 8 km/s। अच्छा, स्केप वेलोसिटी कितनी निकाली थी हम लोग ने, 11.2। नहीं, उसका फॉर्मूला क्या निकाला हमने स्केप वेलोसिटी का, √Gr निकाला था। समझ में आ रहा है, √2 की वैल्यू 1.414 ना, उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 11.2 के आसपास आएगी। ये तुम्हारी बुक में एक न्यूमेरिकल भी दिया है, G और R की वैल्यू डाल के निकाला है, बोला क्रिटिकल वेलोसिटी निकालो, तो उसका आंसर, प्रिसाइज आंसर आता है 7.9 km/s, अप्रॉक्सीमेटली 8 km/s के आसपास आएगी।
तो अगर तुमने सरफेस ऑफ अर्थ से तुमने अगर लॉन्च किया किसी रॉकेट को, अगर उसकी क्रिटिकल स्पीड तुमने दे दी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा अर्थ के आसपास। So what's the relation between escape velocity and critical velocity? कितना होगा? √2 टाइम्स। ये भी याद रखना है CT के लिए। फिनिश्ड। तो आई थिंक इतना तुमको टॉपिक में पता होना चाहिए। अरे अब ये खुद से एक बार ट्राई करो ना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। टाइम पीरियड निकालना है सैटेलाइट का, सेम है एग्जैक्टली, सब चीज़ें सेम है, सिर्फ हमको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ना। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये? सरकमफरेंस है ना। और वीसी की वैल्यू हमको पता है ना, कितनी स्पीड से जा रहा है? वीसी की स्पीड से जा रहा है ना। टाइम पीरियड निकालो ना कितना, फटाफट। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ फॉर सैटेलाइट। भाई मैंने बोला अभी ये केस लेना है, इसमें रेडियस तेरा r + h हो जाएगा ना। निकालो फटाफट टाइम पीरियड का कितना आ रहा है रिलेशन। फिनिश्ड। क्या आ रहा है? क्या रिलेशन आ रहा है टाइम पीरियड का? बातचीत कम। अरे उसको बाद में सिखाना, क्लास के बाद। तुम लोग पे तो भरोसा मुझे रह नहीं गया। तुम लोग सब गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, और सब तेरा नाम लगा रहे थे विहान लोग। इतने बेशरम लोग हैं, लोग बैठ के वहाँ पे नाश्ता कर रहे थे खड़े होकर रामाकृष्ण के तरफ, और तेरा नाम लगा रहे थे। सर विहान ने बोला, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तुम लोगों को क्या पूछा था कि तुम लोग को इंटरनल पावर सिस्टम करवाया है क्या कंस्ट्रेंट पुली मोशन के लिए? तूने बोला हाँ, तो लोग सबने बोला हाँ करवाया। अब मैं प्रियांश में बोला कि सर हम लोगों को पढ़ाया नहीं ये चीज़, तो मैंने सामने बात करवाई। तो लोग बोलते सर हमने नहीं बोला, हमने विहान ने बोला। और सब ने मुंह फाड़ के बोला सर हाँ करवाया हम लोगों को। बेटा उन लोग ने नहीं करवाया, तूने कर लिया, अलग बात है, क्योंकि मेरे को प्रियांश ने बोला उन लोगों को नहीं करवाया है। हाँ नहीं, बैच कंस्ट्रेंट है ठीक है, वेलोसिटी निकालते हैं ना पुली कंस्ट्रेंट मोशन के लिए, तो उसके लिए एक यूज़ करते हैं हम लोग इंटरनल पावर सिस्टम वाला। वो बोल रहा है नहीं करवाया लोग ने। प्रियांश बोला सर नहीं करवाया। प्रियांश के साथ और 2-4 लोग थे, उन लोगों ने बोला कि सर हमको नहीं करवाया। वो हाँ वर्क डन 0 तो पावर भी 0 होगा ना। इन लोग को तो पता ही नहीं मैं क्या बोला, इन लोगों ने खाली उस दिन हाँ बोल दिया, हाँ सर करवाया करवाया करेंगे। अब भरोसा खो दिया तुम लोग ने, प्लीज़। चलो क्या आएगा रिलेशन? इसको इरेज कर देते हैं, ये नहीं चाहिए ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया लोगों ने? मैं यहाँ पे r + h को सपोज ले रहा हूँ स्मॉल r, मैंने स्मॉल r ले लिया, तो कितना हो जाएगा? सरकमफरेंस 2πr/vc हो जाएगा। vc का फॉर्मूला हमने अभी निकाला, कितना आया था vc का फॉर्मूला? √gm अपॉन r + h था ना, तो मैंने स्मॉल r ले लिया। ये डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2πr
और ये हो जाएगा तुम्हारा रूट GM अपॉन R। अब तुमको टाइम पीरियड निकालना है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि टी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4πr स्क्वायर अपॉन GM, और R ऊपर चलेगा तो कितना हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, बराबर ना भाई। R ये ऊपर चला गया ना, ये स्क्वायर रूट निकल गया, तो ये R ऊपर चला गया तो कितना हो गया R क्यूब हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा GM का फॉर्मूला क्या होता है, GR स्क्वायर होता है। तो देखो ध्यान से देखो 4π कांस्टेंट है, हाँ 4π स्क्वायर, हाँ 4π स्क्वायर कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट, तो कहने से T स्क्वायर बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट R क्यूब। याद करो यही हमारा केप्लर्स लॉ का स्टेटमेंट था। क्या समझ में आ रहा है, तो कॉपी करो प्लीज, ये तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा। अब R क्यूब के बदले क्या डाल दो, R प्लस H डाल दो, R प्लस H डाल दो इसके बदले। चलो फटाफट, डाउट्स है बेटा कल पूछोगे, क्योंकि आज अभी क्लास के बाद मेरा और एक क्लास है, तो आधे घंटे का ब्रेक है सर इसमें, है ना। कौन से टॉपिक में हम लोग कल रिवाइज करेंगे ना, कल हम लोग कैसे भी करेंगे सुपर पोजिशन ना। प्रैक्टिस करो आ जाएगा। डन, चलो हो गया ये। चलो एक लास्ट, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। ये भी तुमको खुद से ट्राई करना है। तुमको निकालना है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट दिस पोजीशन। क्या निकालना है हमको, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट दिस पोजीशन। टोटल एनर्जी मतलब क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। निकालो कितनी होगी फटाफट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। सेम क्वेश्चन, सेम है ये फिगर, उस पर तुमको टोटल एनर्जी निकालनी है अभी। इस सैटेलाइट के पास कौन सी एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, VC से घूम रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mvc स्क्वायर। और क्या होगी इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हाइट में है ना कुछ, अर्थ के ऊपर से कुछ हाइट में h पे, तो इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। दोनों को ऐड करके निकालो टोटल एनर्जी। अभी R प्लस H को तुम लोग स्मॉल r मान के चलो, बार बार कैपिटल R प्लस H मत लिखो, कैपिटल R प्लस H को स्मॉल r ले लो और वही यूज करो सारे फॉर्मूला में, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज इजी। बेटा रॉन्ग फॉर्मूला यूज़ किया है। अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, हम लोगों ने अभी किया था ना बेटा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R होता था सेंटर ऑफ अर्थ से। अब यहाँ पे H भी ऐड हो गया ना, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। ये तुम्हारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R होता था सेंटर ऑफ अर्थ से,
अब यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ के साथ और क्या ऐड हो गया, एच भी ऐड हो गया, तो आर प्लस एच मतलब स्मॉल आर हो गया ये। कैसे आ रहे तुम्हारे आंसर सब, ये सब कैसे आ रहे हैं? अपॉन टू आर, इंटू टू नहीं आएगा, अपॉन टू आर बराबर, माइनस आएगा, करेक्ट, माइनस आना चाहिए, यस। अगर माइनस साइन नहीं आया तो मैंने रॉन्ग किया, माइनस साइन आना चाहिए, टोटल एनर्जी आएगा माइनस में। देखो ये तुम्हारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द अर्थ, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, आर प्लस एच। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर, वीसी का फॉर्मूला निकाला हुआ है, कितना निकाला है वीसी का, ये फॉर्मूला है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी हो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्रिटिकल स्पीड से चल रहा है वो, तो हाफ एम वी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, हाफ आ जाएगा ये। अब दोनों को ऐड करो, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को दोनों को क्या करो, ऐड करो, कितना आएगा आंसर, माइनस हाफ जी एम स्मॉल एम अपॉन आर आना चाहिए, स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर, स्मॉल आर किसके इक्वल है, आर प्लस एच के इक्वल है। ये तुम्हारी आ गई टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब देखो ये जो एनर्जी नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, कि ये जो एनर्जी है ये बांध के रख रहा है किसको, अर्थ इज बाइंडिंग सैटेलाइट टूवर्ड्स इटसेल्फ। नहीं तो अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, सैटेलाइट चले जाएगा दूर। तो ये जो एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, तो हमने जो टोटल एनर्जी निकाली है इसी को नाम देते, इसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में आ रही है क्योंकि ये क्या, अर्थ क्या कर रहा है, सैटेलाइट को बाइंड करके रख रहा है अपने पास। अगर तुम इतनी एनर्जी सैटेलाइट को दे दोगे तो क्या होगा, सैटेलाइट निकल जाएगा इस ऑर्बिट से दूर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लिख लो प्लीज, माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर इज नथिंग बट कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अगर तुमने इतनी ही एनर्जी दे दी उसको तो ये सैटेलाइट क्या करेगा, अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। याद रखो माइनस में आना चाहिए, टोटल एनर्जी विल कम इन माइनस। क्लियर है, तो ये तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी हो गया। यहां पे तुम्हारा होता है टॉपिक कंप्लीट। इतना तुमको ग्रेविटेशन करना है फॉर एचएससी बोर्ड। ये अभी तक हमने 20% भी नहीं किया ग्रेविटेशन का। अगर तुम जेडब्ल्यू नीट के लेवल पे जाओगे तो इसका लेवल बहुत ऊपर है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, तुमको इतना करना है सीईटी के लिए एटलीस्ट। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी टाइम है हमारे पास तो इसी की कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इजी वाले क्वेश्चंस। टेक डाउन। अच्छा इसमें एक चीज़ और कर दे, लास्ट तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, अपन मेरे को लग रहा है तुमको आ जाएगा। कैन यू डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन इज इनसाइड द एलिवेटर। और उसमें 3 केसेस होंगे। पहला है एलिवेटर रेस्ट पे है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा। फिर जब एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है इन अपर डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आएगा। फिर जब एलिवेटर हो रहा है एक्सेलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितनी है। क्या तुम कर सकते हो ये? चलो ये क्लास कर लो, फिर टॉपिक सही में कर हो जाएगा। टॉपिक में ये दिया हुआ है, ये कर लो फटाफट। ये तुमको लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा। इसमें याद है तुम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे इसमें, सूडो फोर्स का। स्टार्ट। 3 केसेस। पहला व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। दूसरा व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है। तीसरा व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ए, उसमें तुमको सूडो फोर्स निकालना है। स्टार्ट। चलो ये कर लो फटाफट, फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और फिर तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट मेरे साइड से। अभी तुम लोग का बेटा भूख लग रही है मेरे को, मुझे सर ग्रेविटेशन कब कर रहे। तो अभी हमने क्या किया, ये मजाक। रियान तू ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है बेटा। तो बेटा जी ज्यादा कम है, ये कैसी बात हो बेटा। जी को बेटा ए से एक्सलेट कर रहा है नीचे की तरफ, तो क्या मतलब हुआ, एक नीचे जा रहा है ना, तो ए की वैल्यू को कुछ भी नहीं दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तेरे को एन का वैल्यू निकालना है ना, ए की वैल्यू ज्यादा हो कम हो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तेरे को एन की वैल्यू निकालनी है, देखो सब वेरिएबल्स के टर्म में आएगा ना।
अभी थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अबे ए की वैल्यू जी से ज़्यादा होने दे, ए की वैल्यू जी से कम होने दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा अपने को। अभी ए माइनस जी आन दे, ए प्लस जी आन दे, तेरा आंसर तो आएगा ना, कुछ तो वैल्यू। अभी तो अपने को क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, निकालना एन का वैल्यू। अपने को एन की वैल्यू वेरिएबल्स में आएगा अभी। कितना आएगा? पहला वाला केस, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट, अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है, एन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? एन इज इक्वल टू एम जी। एन की वैल्यू कितनी आएगी? एन इज इक्वल टू, जिसको नहीं आता देख लो, वो ये लॉज ऑफ मोशन में भी काम आएगा। इस तरीके से एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक वेइंग मशीन रखी हुई है और इसमें एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो इसका वेट नीचे की तरफ होगा, क्या होगा? एम जी, और ये लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। तो अगर ये रेस्ट पे, मतलब एक्शन कितना है यहाँ पे? जीरो। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन जीरो दो केसेस है, या तो रेस्ट में है या फिर इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? इक्वल टू एम जी। ये तुम्हारा वेट आ जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है वो? अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन, अगेन इसका वेट कहाँ पे? एम जी नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पे? ऊपर। द एंटायर सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग इन अपर डायरेक्शन विद ए। तो मुझे बताओ अब क्या आना चाहिए एन का वैल्यू? एन ज्यादा होगा ना, एन विल बी ग्रेटर देन एम जी ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका टोटल मास कितना है? मैं एलिवेटर का मास मैंने लिया ही नहीं अभी, डिस्कार्ड कर दिया है, खाली इसका वेट निकालना है आपको, राइट? तो कितना हो जाएगा? एम इंटू ए हो जाएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी प्लस एम ए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है भाई? इसमें सूडो फोर्स ही लगाई है हमने। सूडो फोर्स कहाँ लगाई हमने? नीचे की तरफ लगाई है। सो एम ए और एम जी ऐड होगा, इसलिए एम ए प्लस एम जी आ गया, बराबर है। तीसरा केस है, एलिवेटर में एक पर्सन खड़ा हुआ है इस तरीके से, इसका वेट अभी भी एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, और ये एक्सेट हो रहा है नीचे की तरफ ए से। तो अब कितना आ जाएगा इनका वैल्यू? एम जी बड़ा हो जाएगा ना, तो अब तुम्हारा क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एम ए। तो मतलब ये कि व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स यू विल फील लाइटर, व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स यू विल फील हेवियर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक और केस, ये एलिवेटर में सब में स्ट्रिंग लगी हुई है ना, अब मैंने एलिवेटर की स्ट्रिंग को काट दिया, तो अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैंने अब एलिवेटर की स्ट्रिंग को काट दिया तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई आप एलिवेटर गिर रहे हैं नीचे, एलिवेटर किस में आ गई? फ्री फॉल में आ गई। किस में आ गई? फ्री फॉल में आ गई ना। कहाँ गिर रही? नीचे की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, नीचे की तरफ लग रही है, मतलब एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, राइट? ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जी के। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? तो एन क्या हो जाएगा? उसी को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस, मतलब वेट ऑफ द बॉडी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये तीन केस के बाद ये चौथा केस भी लिख लो, व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ द एलिवेटर इज कट द एलिवेटर विल बी इन फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या हो जाएगा? वेटलेसनेस हो जाएगा। और ये सेम चीज़ होती है सैटेलाइट्स में भी। सैटेलाइट इज एक्चुअली ऑल्सो फॉलोइंग कंटिन्यूसली। तो सैटेलाइट में तुम देखा एस्ट्रोनॉट्स को हमेशा वो उड़ते रहते हैं ऊपर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वेटलेसनेस होता है। तो ये चीज़ याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में होगा तो उसका वेट हमेशा कितना होना चाहिए? अपैरेंट वेट जीरो। उसका अपैरेंट वेट हमेशा जीरो होगा, एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्री फॉल। डन। तो ये लॉज ऑफ मोशन में तुम लोगों ने किया होगा ये, ठीक है ना? चलो लॉज ऑफ मोशन का भी एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी सॉल्व कर लो, इसी पे ऐसा बेस्ड है। टेक डाउन अ क्वेश्चन, लेट्स सी तुम कितने लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लॉज ऑफ मोशन से। टेक डाउन बोल रहा है क्वेश्चन पे वो, देयर आर 10 आइडेंटिकल मासेस, देयर आर 10 आइडेंटिकल मासेस each of mass small m. There are 10 identical masses each of mass small m are connected with the strings
are connected with the strings one below the other, are connected with the strings one below the other, full stop. The entire system is accelerated. The entire system is accelerated in upward direction. The entire system is accelerated in upward direction by g by 2 meter per second square. By g by 2 meter per second square. Calculate the tension. String है तो टेंशन फोर्स होगी, राइट? तो calculate the tension in the sixth string. Calculate the tension in the sixth string, where the topmost string is the first string. Where the topmost string is the first string. तुमको निकालना है टेंशन फोर्स की वैल्यू इन द सिक्स्थ स्ट्रिंग. स्टार्ट. एकदम इजी क्वेश्चन. इसमें तो आप कुछ ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है. अभी ये मत बोलो सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी. अरे खुद से ट्राई करना है, बात मत करो. एग्जाम में सब लोग साथ में बैठने वाले क्या? नहीं ना, तो खुद से करो. ये क्वेश्चन तुमको 1 मिनट के अंदर करना है. स्ट्रिंग से चालू होना. स्ट्रिंग होगी भाई, हवा में थोड़ा लटकेगा ब्लॉक. तो ऊपर स्ट्रिंग होगी, फिर नीचे स्ट्रिंग होगी, फिर स्ट्रिंग होगी, तो हवा में थोड़ा लटकेगा ब्लॉक. स्ट्रिंग तो ऊपर ही होगी ना, पहले वाली जो पहले ब्लॉक को पकड़ेगी. आगे आंसर कितना है? 11 mg/2 रॉन्ग आंसर. 5 mg/2 रॉन्ग आंसर. 9 mg/2 9 mg रॉन्ग आंसर. 3 mg रॉन्ग आंसर. 21 वेरी गुड रॉन्ग आंसर. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस. कम ऑन. 11th वाले सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मैं समझ सकता हूँ. उनके लिए नॉवल कॉन्सेप्ट है. तुम तो पुराना चावल हो गए तुम लोग अब ये सब कर करके. ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट तुमने बहुत बार यूज़ किए होंगे डिफरेंट टॉपिक्स में. सिक्स mg ये जो आंसर है, बहुत सारे आंसर की में ये आंसर राइट दिया है, पर ये आंसर भी रॉन्ग है. 6 mg इज रॉन्ग आंसर. हाँ दिया है, राइट दिया है. इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स में राइट दिया, पर ये रॉन्ग आंसर है. 7 mg रॉन्ग आंसर. अब तुम लोगों ने सारे नंबर्स यूज़ कर लिए 1 से लेकर 10 के बीच में. चलो हो गया तुम्हारा. 1 मिनट नहीं हो गया, 3 मिनट के ऊपर चला गया. हाँ रॉन्ग आंसर. 10 mg तो आ ही नहीं सकता. कब आएगा तुमको ऐसे क्वेश्चन? मेरे को समझ नहीं. कितना मैं करवाऊंगा 4-5 महीने में कि तुम का सारे 16 के 16 टॉपिक कर लोगे खुद से. ये पहला ब्लॉक है जिसका मास m है, ऊपर एक स्ट्रिंग है. mg/2 रॉन्ग आंसर. और ट्राई करना है किसी को कि मैं सॉल्व करूँ. अब ये पहला मास है, इसकी स्ट्रिंग ऊपर है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई. उसके बाद फिर एक और एक स्ट्रिंग है नीचे, इसका भी मास m है, ये हो गई मेरी सेकंड स्ट्रिंग. उसके बाद एक और एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, ये मेरी हो गई थर्ड स्ट्रिंग. उसके पास और एक है इस तरीके से, ये हो गई फोर्थ स्ट्रिंग. ये हो गई फिफ्थ. ये हो गई सिक्स्थ. 1 2 3 4 5 6. मुझे यहाँ पे निकालना है टेंशन फोर्स. 6th स्ट्रिंग पे निकालना था मुझे. अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या हर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स सेम होगी? अलग अलग होगी भाई. अलग अलग स्ट्रिंग यूज़ किया है, सेम स्ट्रिंग थोड़ी यूज़ किया. स्ट्रिंग्स बोला है मैंने. तो इसमें होगी T1,
इसमें होगी T2, इसमें होगी T3, इसमें होगी T4, इसमें होगी T5 और इसमें क्या होगी T6। मुझे ये निकालना है। देखो ऊपर के जितना भी मास है इस स्ट्रिंग के ऊपर, ये सब इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसका क्या लगना है भाई, फोर्सेस तो नीचे लग रही है ना, टेंशन फोर्स तो नीचे की फोर्स को पकड़ता है राइट। ऊपर का ये तो भूल जाओ, इसका मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ, हटाओ इसको। अब ये स्ट्रिंग के नीचे कितने मासेस है, 5, 4 कैसे हुए, 5 हुए ना इंक्लूडिंग दिस ना, एक और नीचे और 4 होंगे ना, तो टोटल मास कितना हो गया, 5m हो गया ना। क्या हो गया, याद करो, अब हमने थोड़ी देर पहले किया था इस तरीके से, इसका मास m है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है, इसका वेट कितना लगेगा mg। अगर ये एक्सेलरेशन कर रहा है a से, तो कौन सी फोर्स बड़ी होगी, t बड़ी होगी ना, तो कितना हो जाएगा t माइनस एम जी इज इक्वल टू वॉट ma। यही किया था ना मैं थोड़ी देर पहले, एग्जैक्टली यहाँ पे सेम हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, टोटल मास कितना हो गया 5m हो गया, क्योंकि इस टेंशन के नीचे टोटल मास कितना है 5 मास है, तो 5m हो जाएगा पूरा। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5mg हो जाएगा ना, वेट नीचे होगा टोटल वेट, और कितने से एक्सलेट कर रहा है वो, g/2 से। इसको मैं T6 लिख दिया, यहाँ पे T6 कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा T6 माइनस 5mg इज इक्वल टू 5ma। ए की वैल्यू कितनी है g/2। इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर अब, 15mg/2 मतलब कितना हो गया 7.5 mg। दैट्स योर आंसर। मेंशन ने क्या था कि टॉप मोस्ट जो ब्लॉक है ना उसके ऊपर 20 स्ट्रिंग है। मुझे एक बात बता, अगर टॉप मोस्ट ब्लॉक के ऊपर स्ट्रिंग नहीं होगी तो ब्लॉक हवा में लटकेगा, तो ब्लॉक को अगर कोई पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, कोई हाथ से पकड़ के रखेगा, ऐसा क्वेश्चन में स्ट्रिंग्स, मैंने बोला स्ट्रिंग्स, और मैंने बताया टॉप मोस्ट स्ट्रिंग बीइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग, मैंने स्पेसिफाई किया क्वेश्चन में, वो द टॉप मोस्ट स्ट्रिंग बीइंग द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो कितना आएगा आंसर, और तो उसके नीचे है ना 5, सब्ट्रैक्ट ही होगा बेटा, टोटल मास होगा ना। इसका अगर मैं बनाता हूँ सिस्टम, एफबीडी बनाता हूँ, तो ऊपर टेंशन फोर्स लग रही है, इसके नीचे 5 ब्लॉक्स ऑफ मास है, उन सबको टोटल ऐड कर दिया मैंने, तो टोटल मास कितना हो गया 5m हो गया। हाँ, तो 5m का मास का वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा ना 5mg। अब ये ऊपर जा रहा है g/2 से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितना है आंसर 7.5 mg इज द आंसर। अब मैं तुमको बोलूंगा कैलकुलेट टेंशन इन द फोर्थ स्ट्रिंग, निकालो कितना आएगा आंसर। टेंशन इन द फोर्थ स्ट्रिंग निकाल के दिखाओ कितना आएगा, टेंशन इन द फोर्थ स्ट्रिंग कितना आएगा। फिर वही हरकत 21 mg। हाँ 21 mg/2 बोल, कब बोला तूने 2, थोड़ा जोर से बोलना, फिर मेरे को सुनाई गया 21 mg सुनाई दिया मेरे को सिर्फ। कितना आएगा 21 mg/2 मतलब कितना हो गया 10.5 mg। दैट इज राइट आंसर, वो सही आंसर है। टेंशन इन द फोर्थ स्ट्रिंग निकालना है राइट। ऊपर का भूल जा सारा मास, इसके नीचे कितने मासेस होंगे अब 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7, तो T4 = 7m, बस वही करना है हमको। यहाँ पे 7 mg हो जाएगा, यहाँ पे 7 mg/2 हो जाएगा, 10.5 mg इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व करने आना चाहिए। अभी तक अभी भी सब मिस्टेक कर रहे हैं, अभी आ जाएगा पक्का। निकल टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, अब वो नहीं आएगा। अबे टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग निकालना है, क्या प्रॉब्लम है, टोटल मास कितना हो जाएगा नीचे, अरे 10m हो जाएगा भाई। एक स्ट्रिंग के नीचे टोटल मासेस कितने हैं भाई, 10 ब्लॉक है, सबको ऐड कर दे 10m हो जाएगा वो। चलो अगला, अभी ग्रेविटेशन की कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ना, तो तुम बोलोगे सर ने वो करवाया नहीं, वो भी कर लेते हैं ताकि पूरा हो जाए। देखो अभी पहले कुछ MCQ है, बहुत टफ फल। देखो पहला MCQ बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ, ये स्लाइटली अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या आएगा आंसर, सेंटर ऑफ अर्थ, मैं बोला टफ है, क्या आएगा आंसर, पोल्स। एक्शन टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल्स, सेंटर ऑफ अर्थ बोल दिया अभी भी। अरे सेंटर ऑफ अर्थ में G की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन, द वेट ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, द वेट ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0, वेटलेसनेस।
चलो सॉल्व करो, एक न्यूमेरिकल ले लो, बहुत टफ लग रहा है ये भी. सॉल्व दिस क्वेश्चन, कम ऑन. एट व्हाट डिस्टेंस बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, at what distance below the surface of earth, at what distance below the surface of earth the acceleration due to gravity, at what distance below the surface of earth the acceleration due to gravity decreases by 10%, at what distance below the surface of earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface, decreases by 10% of its value at the surface, decreases by 10% of its value at the surface. Radius of earth is 6400 kilometer. Radius of earth is 6400 kilometer. So you can calculate your distance in kilometer, no problem at all. कल ही मंडे ही किया था हमने, आई थिंक लास्ट थर्सडे किया था शायद. हमने न्यूमेरिकल्स किया था, वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड. इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वेरिएशन जी विद डेप्थ. फॉर्मूला क्या होता है? जी एट डी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर. वो यूज़ करना है. सब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं भाई फॉर्मूला क्या है. सिक्स 40 किलोमीटर राइट आंसर. हाँ, उसने जिया है एक्शन टू ग्रेविटी एट डेप्थ कितनी हो जाती है? 10% से डिक्रीज हो जाती है. तो कितनी हो जाएगी ये? 90% ऑफ जी हो जाएगी ना. कितनी हो जाएगी ये? 90% ऑफ जी, मतलब कितनी हो गई है? 0.9 जी हो जाएगी ये. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी डी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर. ये फॉर्मूला था, अपने को डी निकालना है. ये कितना हो गया? 0.9 जी हो गया, इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी, पता नहीं आर की वैल्यू कितनी है? 6400. इसको सॉल्व कर लो, डी का वैल्यू आ जाएगा. सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, ये फॉर्मूला आना चाहिए. कितना आएगा इसका आंसर? 640 किलोमीटर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. इफ द अर्थ वर मेड ऑफ वुड, इफ द अर्थ वर मेड ऑफ वुड, द मास ऑफ वुडन अर्थ, द मास ऑफ वुडन अर्थ हैव बीन 10%, the mass of wooden earth have been 10% as much, 10% as much as it is now. अर्थ का जो अभी मास है उसका 10% हो जाएगा मास ऑफ द वुडन अर्थ, विदाउट चेंज इन डायमीटर. डायमीटर चेंज नहीं हो रहा अर्थ का. विदाउट चेंज इन, एज नाउ, एज मच एज इट इज नाउ, विदाउट चेंज इन डायमीटर. Calculate escape velocity from the surface of this earth. Calculate escape velocity from the surface of this earth. निकालो प्लीज. escape velocity निकालना है हम लोग को सरफेस ऑफ, ये वाली सरफेस ऑफ अर्थ है. कौन सी अर्थ? वुडन अर्थ से. escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 2g m बाई आर. जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, कैपिटल जी का कभी भी. रेडियस ऑफ अर्थ हमको पता है कितना होता है? 6400 किलोमीटर. इतना क्यों सोचो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. हाँ, 1.1. डोंट रश, डोंट रश. चलो फटाफट, इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं.
अरे काय झाला काय सॉल्व कर. मास ऑफ अर्थ नहीं दिया है ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, उसका ज़रूरत ही नहीं है. पहले जो क्रिटिकल वेलोसिटी थी, एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की थी, वो उसका फॉर्मूला था √2 gm/r. अब कितना हो गया, खाली उसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ मास चेंज हुआ है. कितना हो गया उसका, 10% हो गया उसका. निकालो. 1 पॉइंट. रॉन्ग आंसर. पता नहीं, हो भी सकता है इसमें शायद रॉन्ग दे रहा हो. 4 से थोड़ा कम आएगा, 4 से कम आएगा, 4 से कम आना चाहिए. हाँ 3 पॉइंट, हाँ ये सही आंसर है. 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर. क्या ये आ रहा है आंसर 3.54? अरे ये तो सिंपल मैथ क्वेश्चन था बाबा. एस्केप वेलोसिटी अर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, √gm/r. बराबर है ना, यही होता है ना फॉर्मूला. ठीक है. अच्छा, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कहाँ पे, जब वो वुड की हो गई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √g और r तो सेम है, वो तो चेंज ही नहीं हुआ ना, खाली मास चेंज हो गया. मास कितना हो गया उसका, 10% हो गया उसका. 10% मतलब कितना हो गया वो, m/10. भाई सही बात है, कितना हो जाएगा, m/10. हाँ ये 2 ले लो, 2 आएगा. ठीक है, ठीक है. अब दोनों क्या करो, डिवाइड कर दो. अपने को इसकी वैल्यू तो पता ही है ना हमेशा, कितनी होती है इसकी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सॉल्व करके निकाल लो आंसर. ये क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन, को समझ नहीं आ रहा. ये वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे. ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या है क्या इसमें, कुछ भी, खाली इसमें m डिफरेंट है, बाकी सब सेम है. सॉल्व कर लो आंसर. कितना आ जाएगा, 3.54. 4 नहीं आएगा, 3.54 के आसपास आएगा. बराबर है. समझ में आया क्वेश्चन. अभी अगला क्वेश्चन, तो तुमको देने नहीं वाला था क्वेश्चन, अब देने पड़ेंगे, तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो इसको भी. लॉग टेबल लाए क्या सब लोग, वेरी गुड. अब बिना लॉग टेबल के कैसे सॉल्व करोगे. हाँ चलो, अभी ये ले लो सीईटी स्टाइल क्वेश्चन, अभी इसमें भी शक्ल कर लेना. ठीक है. बोल रहा है वो 2 सैटेलाइट्स A and B, 3.54. 2 satellites A and B are revolving around the planet. 2 satellites A and B are revolving around the planet. Their periods of revolution are 1 hour and 8 hour respectively. Their periods of revolution are 1 hour and 8 hour, 1 hour and 8 hour respectively. मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है, एक का 1 आवर दिया, एक का दिया है 8 आवर. द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट B is, द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट B is 4 × 10⁴ किलोमीटर. द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट B is 4 × 10⁴ किलोमीटर. Find the radius of orbit of satellite A. Find the radius of orbit of satellite A. 2 सैटेलाइट दिए हैं A और B, दोनों रिवॉल्व हो रहे हैं प्लैनेट के पास. एक का टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 आवर, एक का दिया है 8 आवर. अब वो बोल रहा है एक रेडियस ऑफ सैटेलाइट भी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट B भी दिया है 4 × 10⁴ किलोमीटर. अपने को निकालना रेडियस ऑफ सैटेलाइट A. निकालो. हाँ ये सब ओरल क्वेश्चंस है, इसका तो आंसर अब तक खाली क्वेश्चन को देख के आ जाना चाहिए था. ये अपना रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड का विद रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, T² इज प्रोपोर्शनल टू r³. हो गया, खत्म, सॉल्व हो गया. कुछ भी नहीं करना, यही करना है. राइट आंसर 10⁴ किलोमीटर, राइट आंसर. T1² अपॉन T2² इज इक्वल टू r1³ अपॉन r2³. 1 का स्क्वायर इज 1, 8 का स्क्वायर इज 64. RA का निकालना है, RB का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, वो भी 4³ is 64.
64 क्या हुआ? कैंसल। चलो सबको खुशी मिल गई, सब सॉल्व कर लिए सब लोग ने। अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और ले लो, फिर से थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन ये, और इजी क्वेश्चन है। टेक डाउन टू गैलेक्सीज ऑफ मासेस 9 बिलियन, टू गैलेक्सीज ऑफ masses 9 billion solar mass, two galaxies of masses 9 billion solar mass and 4 billion solar mass. तुमको किसी को किसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। टू गैलेक्सीज ऑफ masses 9 billion solar mass and 4 billion solar mass are 5 million light years, are 5 million not billion, 5 million light years apart. दो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मिलियन लाइट ईयर्स का। अब ध्यान सुनो क्वेश्चन को। इफ द सन हैज टू क्रॉस द लाइन जॉइनिंग देम, if the sun has to cross the line joining them without being attracted, भाई सन अगर जाएगा दोनों के बीच में तो कोई ना कोई तो अट्रैक्ट करेगा ना उसको, मास ग्रेविटेशनल पुल लगा के। विदाउट बीइंग अट्रैक्टेड बाय आइदर ऑफ देम, विदाउट बीइंग अट्रैक्टेड बाय आइदर ऑफ देम, थ्रू व्हाट point it should pass, through what point it should pass so that it is not attracted to either of the galaxies. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक सन क्रॉस कर रहा है दो गैलेक्सीज को, वो सन कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और तो जिस डिस्टेंस पे आ रहा है वो डिस्टेंस निकालना है। चालू हो जाओ, महेश बहुत खुश हो गया है, सॉल्व कर ले। 5 million light years. This is more of a logical question than physics question. सर 100 मिलियन एक बिलियन होता है। बेटा कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, सबको वैसे ही रख। जो तेरा पॉइंट जो डिस्टेंस आएगा वो मिलियन में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा वो। किसी चीज़ को कुछ कन्वर्ट मत करो गाइस, डोंट कन्वर्ट एनीथिंग, वैसे का वैसे ही रखो, सॉल्व करो। कन्वर्ट करने जाओगे तो सारे के सारे बच्चे रॉन्ग कर देंगे वो। पाइथागोरस करेक्ट, सही आंसर। 300 नहीं आएगा, 3 आएगा। हाँ ये सही जवाब दिया उसने, करेक्ट, यही आंसर चाहिए था मुझे। सबने 2.5 निकाला, 2 के आसपास निकाला। हाँ इस तरीके से दो गैलेक्सीज दी हुई है, ठीक है। एक का कितना दिया है मास, 9 बिलियन, इसका दिया है 9 बिलियन, और इसका कितना दिया है 4 बिलियन दिया है इसका। इनके बीच में डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है डिस्टेंस, 5 मिलियन लाइट ईयर्स का दिया है, लाइट ईयर्स का डिस्टेंस दिया है। याद रखो डिस्टेंस जो भी देंगे वो लोग हमेशा सेंटर ऑफ मास से देंगे, दोनों के सेंटर ऑफ मास से दिया हुआ डिस्टेंस है। अब एक सन को यहाँ से क्रॉस करना है, जब सन क्रॉस करेगा तो वो ना यहाँ अट्रैक्ट होना चाहिए ना यहाँ अट्रैक्ट होना चाहिए, सीधा सीधा जाना है। तो लॉजिक तो ये है कि 9 बिलियन का मास ज़्यादा है तो वो सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपने तरफ, पर ये भी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, राइट। उसको दोनों से बच के जाना है। तो मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो अगर ये मैंने x ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए ना, तभी तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, चले जाएगा, राइट। जितना फोर्स ये लगाएगा उतनी ही फोर्स ये लगाएगा ये डिस्टेंस में,
ताकि वो अट्रैक्ट ना हो, सीधा सीधा निकल जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगाएगा इस पे? फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, इसको F1 ले लेते हैं और इसको F2 ले लेते हैं। F का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल G कैपिटल M, मास ऑफ सोलर, इसको ले लेते हैं M1। सन का मास मैं ले रहा हूँ स्मॉल m, वो दोनों सन का मास दोनों के लिए सेम होगा, तो ये हो जाएगा m अपॉन डिस्टेंस कितना है ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? g, इसका मास कितना ले लिया? m2 स्मॉल m, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, m कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया। कैपिटल M1 कितना दिया है? 9 बिलियन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है? 4 अपॉन 5 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3, ये x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 5 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेगा तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 माइनस 3x 2x कितना आ गया? ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 5 माइनस 6 तो होगा ना, ये x है तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस x हो जाएगा। ये कितना है आंसर? 3 मिलियन लाइट ईयर्स। कहाँ से लिया हमने ये? फ्रॉम 9 बिलियन, या तो 2 मिलियन लाइट ईयर्स फ्रॉम 4 बिलियन। दैट्स योर आंसर। तो 2.5 लोगों ने फ्रैक्शन में निकाला इसका आंसर। चलो विल स्टॉप हियर टुडे देन। आई थिंक अब इससे ज़्यादा मैं क्या और, मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं।